Hello everyone, we are reading our Geo chapter 4 Agriculture and today we will continue with non-food crops. ऐसी क्रॉप्स जो खाई नहीं जाती हैं। हमने पीछे पढ़ा था फूड क्रॉप्स जो खाई जाती हैं, फूड ग्रेन्स, हॉर्टिकल्चर, हमने ये सब रीड किया था। आज हम रीड करेंगे नॉन फूड क्रॉप्स, जिसमें फर्स्ट है हमारा रबड़। रबड़ जो है एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज़ ऑल्सो ग्रोन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज मैंने आपको पहले बताया कौन सा होता है। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, कैसा नमी वाला इसे क्लाइमेट चाहिए होता है, विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा इसे रेनफॉल की नीड है, एंड टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा इसे तापमान की जरूरत होती है। रबर इज़ एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, जितने भी इंडस्ट्रियल हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल के लिए काम करता है। लाइक हम जो पेंसिल से काम इरेज करते हैं वो भी रबड़ है, हमारे कार के टायर्स भी रबड़ है, हमारी डेली लाइफ में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रबड़ की बनी होती हैं। इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला। मेन ये कहाँ ग्रो किया जाता है रबड़? केरला में ग्रो किया जाता है, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड गारो हिल्स और मेघालय। कहाँ ग्रो किया जा रहा है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। According to the survey of 2010 to 11, India ranked 4th among the world's natural rubber producer। हमारे जो इंडिया 4th रैंक पे आता है किसके? नेचुरल रबर को प्रोड्यूस करने में। कौन सा रैंक है हमारे इंडिया का? 4th रैंक आया है। यह है कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रबर। नेचुरल रबर को कहाँ कंज्यूम किया जा रहा है? इन दिस एरियाज में। एंड सेकेंड इज आर नॉन फूड क्रॉप इज फाइबर क्रॉप्स। इसमें 4 मेन आती हैं, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर मेन ये 4 फाइबर क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। द फर्स्ट 3 आर ड्राइव फ्रॉम, जो पहली 3 क्रॉप्स हैं वो तो जैसे और क्रॉप्स सॉइल में ग्रो होती हैं ये वैसे ही की जाती है, बट द सिल्क आपको पता है ये ग्रो सॉइल में ग्रो नहीं की जाती है। इसके लिए क्या है? इट इज फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म्स फेड ऑन ग्रीन लीव स्पेशली मलबेरी। मलबेरी के जो स्पेशल लीव्स हैं उसके ऊपर इसके जो सिल्क वॉर्म हैं वो पाले जाते हैं, उनके कोकून से सिल्क निकाला जाता है। इसका प्रोसीजर आपको पता है, और इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर के नाम से जानता है। सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरिकल्चर। 8th क्लास में आपने किया है हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, तो आपको पता है कि सेरिकल्चर होता क्या है। नेक्स्ट इज आ कॉटन। कॉटन यानी कि कपास। इंडिया इज़ बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉटन ग्रो की जाती है। क्या मानता है? ओरिजिनल होम यानी कि वास्तविक जो घर जो है कॉटन प्लांट का किसे माना जाता है? इंडिया को माना जाता है। कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जैसे रबड़ इंडस्ट्री के लिए रबड़ एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल था, उस तरह से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो कॉटन है वो एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है। In 2008, India was second largest producer of cotton. According to 2008, after China, इंडिया में है जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, यानी कि सेकंड नंबर पर आ रहा था प्रोड्यूस यानी कि ग्रो करने में इसे। एंड कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स। कॉटन कहाँ ग्रो की जाती है? ड्राई एरिया के अंदर ऑफ द ब्लैक कॉटन सोइल ऑफ द दक्कन प्लेट्यू। दक्कन प्लेट्यू में सबसे ज़्यादा ब्लैक सोइल है और उसी एरिया के अंदर जो है कॉटन सबसे ज़्यादा ग्रो होती है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। कॉटन ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन। इनकी टेम्परेचर हाई चाहिए, रेनफॉल कम चाहिए। अगर बारिश नहीं है तो जो इरिगेशन हम नेचुरल आर्टिफिशियल तरीके से फसलों को पानी देते हैं, इरिगेशन जो है वो भी कम ही चाहिए। नहीं कि आपके पास पानी है तो आप इसमें डाले जाओ। रेनफॉल कम चाहिए तो इरिगेशन भी कम ही चाहिए। 210 फर्स्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। इसको ग्रो होने के लिए अच्छी धूप और फर्स्ट फ्री यानी कि ऐसे डेज जो जिसमें बर्फ़ ना जमती हो। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। कौन सी क्रॉप है? ये खरीफ क्रॉप है। एंड रिक्वायर 6 to 8 months टू मेच्योर, यानी कि इसको ग्रो करने के लिए 6 to 8 months हमें चाहिए। और कॉटन को ग्रो करने के लिए स्टेट्स कौन कौन सी आ रही है हमारी? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कुछ पार्ट पंजाब हरियाणा में भी ग्रोथ है और उत्तर प्रदेश।
मेन तो देखा जाए कौन कौन से आ रहे हैं, जो दक्कन प्लेट्यू हमारे एरियाज आ रहे हैं। दक्कन प्लेट्यू में सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल है। दक्कन प्लेट्यू वहाँ कहाँ है, हमारे इंडिया में नीचे की तरफ है। तो वहाँ पर कौन कौन से एरियाज आते हैं, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सारे एरिया वहाँ आते हैं, प्लेट्यूज की तरफ आते हैं। इसलिए इन एरियाज में मेन ब्लैक सॉइल है और वहीं पर ये कॉटन ग्रो की जाती है। नेक्स्ट इज आर जूट। ये भी नॉन फूड क्रॉप है। इट इज़ नोन एज गोल्डन फाइबर। इसे गोल्डन फाइबर यानी कि सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, सुनहरा रेशा कहाँ किसे कहते हैं। 1 मार्क्स में भी आ जाता है या 3 मार्क्स में भी आ जाता है, सुनहरा रेशा के बारे में बताएं। जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर। ऐसी जगह जहाँ पर एवरी रिन्यूड यानी कि बार बार जो नई मिट्टी बनती रहती है, ऐसी कहाँ बनती है जहाँ बाढ़ ज़्यादा आती है। बाढ़ आने की वजह से ओवरफ्लो होने की वजह से आसपास क्या बन जाता है, हमारा नया एरिया बन जाता है, नई मिट्टी आ जाती है। इसलिए ऐसी जगह जूट को ग्रो किया जाता है जहाँ नई मिट्टी बार बार बनती रहती है, यानी कि बाढ़ वाले एरिया में ये ज़्यादा ग्रो की जाती है, जहाँ बाढ़ आने की वजह से नई मिट्टी बन जाती है। और नई मिट्टी जहाँ बनती है उस एरिया को क्या कहते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा है भाबर और खादर सॉइल के बारे में, एरियाज के बारे में। भाबर कौन सी होती है, जो ओल्ड सॉइल होती है, पुरानी मिट्टी होती है, और खादर जहाँ पर बाढ़ आने की वजह से नए एरिया बनता रहता है। 9th क्लास में आपने अच्छे से किया है। हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड। इसके लिए भी क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। ग्रो होने के लिए इसे हाई टेम्परेचर चाहिए। कौन कौन सी स्टेट्स में ग्रो होता है, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन पर। एंड इट इज़ यूज इन मेकिंग, किस लिए यूज़ किया जाता है, बैग्स, मैट, रोब्स, कारपेट्स, इन सब चीज़ों के लिए ये जूट यूज़ किया जाता है। लेकिन ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट, गोल्डन रेशा है, सुनहरा रेशा है, गोल्डन फाइबर है, इसलिए इसकी कॉस्ट भी हाई है। तो कॉस्ट हाई के होने की वजह से मार्केट में इसकी जो है डिमांड कम होती जा रही है। क्यों, इसकी जगह किसने ले, इट इज़ लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर। अब इसके ऑप्शन में अब कहते हैं ना कॉपी जल्दी आ जाती है किसी भी चीज़ की, तो सिंथेटिक फाइबर इसकी जगह आ रहा है। एंड पैकिंग मटीरियल्स पर्टिकुलरली द नायलॉन। तो गोल्डन फाइबर के कॉस्ट हाई होने की वजह से इसकी जगह कौन लेता जा रहा है, अब सिंथेटिक फाइबर इसकी जगह लेता जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ये 5 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है आपसे, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इट वॉज मैंशनड इन द प्रीवियस पेजेस। पहले पेजेस में आपको बताया गया दैट एग्रीकल्चर हैज़ बीन प्रैक्टिस इन इंडिया फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। स्टार्टिंग में हमने फार्मिंग के 3 टाइप्स किए थे, तो आपको उसमें बताया गया था कि हमारे इंडिया के अंदर हज़ारों सालों से जो है कृषि खेती की जा रही है। तो हमने उसमें क्या रीड किया था, स्टार्टिंग में जो लोग थे रेन पर डिपेंड करते थे। आज भी ऐसे हमारे एरिया में काफ़ी सारे एरिया हैं जो लोग जहाँ के लोग मॉनसून पर डिपेंड रहते हैं। अपने क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए किस पे डिपेंड रह रहे हैं, मॉनसून पे डिपेंड रह रहे हैं। आज भी उनके पास जो है टेक्निक, कई जगह पे बहुत पुरानी टेक्निक्स को यूज़ करते हुए क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं। और काफ़ी सारी पॉपुलेशन जो है उस एरिया की क्रॉप्स पर डिपेंड है। क्रॉप्स कम ग्रो हो रही हैं और जो पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, डे बाय डे जनसंख्या बढ़ती जा रही है। और क्रॉप्स को ग्रो करने के जो टेक्निक्स हैं आज भी कई जगह पर पुराने तरीके से खेती की जा रही है। फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, लगातार जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसके लिए क्या एक सीरियस चैलेंज है, क्योंकि जितनी क्रॉप्स को ग्रो हो रहे हैं 60% पॉपुलेशन को भी पूरी नहीं होती। तो एक सीरियस प्रॉब्लम है हमारी कंट्री के लिए। तो नीड सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जिसके लिए क्या चाहिए, कुछ ऐसी टेक्निक चाहिए जिसकी वजह से क्रॉप्स की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाया जा सके। उसके लिए क्या किया जा रहा है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद क्या किया गया था, कलेक्टिवाइजेशन, यानी कि लैंड को कलेक्ट करना स्टार्ट किया गया था। किन से, जो इतने सारे जमींदार लोग थे उनके पास काफ़ी सारी ज़मीन थी, उनसे धीरे धीरे कलेक्ट करना शुरू किया गया था। और जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्या मेन मोटिव था उनका, लैंड रिफॉर्म्स। उनका मेन फोकस क्या था, लैंड रिफॉर्म्स। किसका, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। हमारे कलेक्टिवाइजेशन के अंदर क्या किया, लैंड को कलेक्ट किया गया। इसके अंदर क्या किया, अबोलिश जमींदारी सिस्टम। लैंड को कलेक्ट करने के लिए क्या किया गया, जो जमींदारी प्रथा थी उसको ख़त्म किया गया धीरे धीरे। एंड लैंड रिफॉर्म्स में क्या किया, टू डिस्ट्रीब्यूट लैंड इक्वली,
क्या फोकस था कि सब में इक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जिनके पास नहीं है खेती करना चाहते हैं उनको भी लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। लेकिन जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ये मोटिव था, फोकस था, ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। उसके बाद क्या है, 1960 एंड 1970s में ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन आया था। ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV सीड से अच्छी खेती करके क्रॉप्स की ग्रोथ बढ़ाई गई थी। एंड वाइट रेवोल्यूशन में क्या हुआ, इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, स्पेशली मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति, वाइट रेवोल्यूशन की श्वेत क्रांति। हरित क्रांति में फसल बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और वाइट रेवोल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति में दुग्ध उत्पादन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ये हिंदी मीडियम बच्चों के लिए बता रही हूँ, दुग्ध उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ग्रामीण बैंक्स वर ओपन टू प्रोवाइड लोन फैसिलिटीज टू फार्मर्स एट लोअर एंड इंटरेस्ट रेट्स। तो गाँवों में क्या है, बैंक ओपन किए गए थे जो किसानों को क्या है, कम से कम रेट पर उनके लोन देते थे, कम से कम ब्याज पर उन्हें लोन दिया जाता था। कुछ और स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस कराई गई थी। कौन सी? किसान क्रेडिट कार्ड, जिसे KCC के नाम से जाना जाता है, एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम PAIS। ये जो और स्कीम थी ये भी गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। किसके लिए? फार्मर्स के बेनिफिट्स के लिए। और क्या किया था गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स स्टार्ट करवाए थे जिसके जरिए रेडियो टेलीविज़न में कुछ ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट करवाए थे जिसके थ्रू वो किसानों को मौसम की जानकारी उन्होंने देनी शुरू की थी किसानों को, वो जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हुई थी उस टाइम पर। एंड गवर्नमेंट ने उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली स्कीम भी शुरू की, प्राइस वाली आई, जिसे MSP के नाम से जाना जाता है। ये एक अनाउंस किया था टू रिमूव मिडलमैन जिनसे लोग ब्याज लेते थे, मिडलमैन थे, लोन लेते थे हाई ब्याज पर, हाई पे, तो उसे मिडलमैन के जो था उसको ख़त्म करने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली जो अनाउंसमेंट भी गवर्नमेंट ने की थी उस टाइम पर। भूदान ग्रामदान, अगर आप हिंदी में मतलब निकालो इसको, तो इनकी भूमि दान करना, किसको? गांव वालों को गांव वालों को भूमि दान करना। ये एक सिस्टम चलाया गया था जिसमें क्या था, जिनके पास इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद कुछ ऐसे ज़मींदार थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, उनको कहा गया था कि इनको इंसिस्ट किया गया था कि वो अपनी ज़मीन ऐसे लोगों को दे दे जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है और वो खेती करना चाहते हैं। तो उनके पास ऑप्शन भी नहीं था। उनको पता था कि आज़ादी के बाद धीरे धीरे जैसे जमींदारी प्रथा खत्म हो रही थी, गवर्नमेंट वैसे ही उनसे ये ज़मीन लेगी, तो उन्होंने क्या किया था, अपनी ज़मीन का कुछ पार्ट लोगों को दान करना शुरू कर दिया था, जो क्या है, भूदान और ग्रामदान के नाम से जानी गई। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कंसर्टेड एफर्ट्स ऑफ मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। तो वो बाद में क्या कंसर्ट हुआ उसे मॉडर्न एग्रीकल्चर के लिए, कि लोगों को बताया जाए कि खेती करने के नए तकनीकें हैं। उसके लिए क्या करें, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसे ICR के नाम से जाना जाता है, ये गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश की थी, जिसकी वजह से लोगों को खेती करने के नए तरीके बताए गए थे। क्यों? क्योंकि लोग पहले बताया था कि लोग पहले बहुत पुराने तरीके से खेती कर रहे थे, आज भी लोग मानसून पर डिपेंड है, पुराने तरीके से खेती कर लें। इसलिए गवर्नमेंट को नीड हुई थी कि लोगों को पता हो कि खेती के नए तकनीक क्या हैं, उसकी एजुकेशन दी जाए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, जिसमें क्या बताया कैसे फलों और सब्जियों को नए तरीके से टेक्निक से ग्रो किया जाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेटमोरोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट, जिसके जरिए लोगों को कि मौसम की जानकारी के बारे में कैसे पता चलता है, ये सब बताया जाता था। इन सब की वजह से क्या है, वर गिवन प्रायोरिटी फॉर इम्प्रूविंग इंडियन एग्रीकल्चर। इन सब की वजह से क्या हुआ, हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर है धीरे धीरे इम्प्रूव हुई। अब हमारा प्राइमरी सेक्टर इम्प्रूव होगा तो क्या है, धीरे धीरे हमारी GDP की ग्रोथ भी बढ़ेगी। ये हमने पहले किया था इकोनॉमिक्स के अंदर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो प्राइमरी सेक्टर हमारा इम्प्रूव हो रहा है तो इनडायरेक्टली हमारी GDP की ग्रोथ भी बढ़ रही है।